सेशन है और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। आज का सेशन हमारा 4th सेशन है और इसमें हम देखने वाले हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाईज क्या होती है, पॉजिटिव निगेटिव ब्रेकआउट्स किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, वॉल्यूम को अगर हम ये ब्रेकआउट्स मतलब डिमांड या सप्लाई के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमें एक्चुअल ब्रेकआउट्स नहीं मिलेगा। ओके, तो ये चीजें आज के सेशन में हमें सीखने के कैसे इसको कनेक्ट करना है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि वॉल्यूम क्या होता है। ओके, देन डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, इन चीजों को हमें समझना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वॉल्यूम के बारे में। देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोग हैं। तो वो क्या करते हैं मार्केट में? तो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि कोई शेयर्स खरीद रहा है, कोई शेयर्स उनको जो खरीद रहा है उसको बेच रहा है। मतलब खरीदारी या बिकवाली मार्केट में हो रही है। अब जितने भी बायर्स या सेलर्स हैं तो वो जिस क्वांटिटी के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब जिस क्वांटिटी के साथ उनका ट्रेड कंप्लीट होता है। मतलब मान के चलिए मुझे अगर 10 शेयर्स खरीदने हैं एसबीआई के और आप 5 बेचने आए हो मार्केट में, तो अगर मुझे 10 में से 5 ही मिलते हैं, मैंने ऑर्डर तो डाला है 10 का लेकिन आपने मुझे 5 ही दिए उस प्राइस में, तो जो एग्जीक्यूशन है ट्रेड का वो कितनी क्वांटिटी का हुआ? तो वो सिर्फ 5 क्वांटिटी को हुआ, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। जितने जितने क्वांटिटी ट्रेड होती है उसको उस स्टॉक का वॉल्यूम कहा जाता है। अब दिन भर में ये वॉल्यूम बहुत बड़ी मात्रा में होता है। एसबीआई का देखो तो 2 करोड़ शेयर्स, 1 करोड़ शेयर्स, 2.5 करोड़ शेयर्स एक दिन में ट्रेड होते हैं। आप बाकी बहुत सारे स्टॉक्स देख सकते हैं कि जिनमें 10-10 करोड़ शेयर्स का ट्रांजैक्शन, 10-10 करोड़ शेयर्स का ट्रेड एग्जीक्यूशन एक दिन में होता है। और दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन है इसी की वजह से ये जो वॉल्यूम है, देखिए वॉल्यूम किसे कहते हैं? नंबर ऑफ क्वांटिटी ट्रेडेड इन अ पर्टिकुलर डेट और टाइम फ्रेम, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम दर्शाता है कि कितने लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, कितने ज्यादा लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं या बिकवाली कर रहे हैं। अब ये बात तो अलग है कि कितनी खरीदारी या बिकवाली हो रही है, ये तो हम आगे चल के पता करेंगे कि डिमांड है या सप्लाई है। लेकिन सबसे प्राइमरी चीज पता होनी चाहिए वो है वॉल्यूम, कि कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। अगर मुझे एसबीआई की 1100 क्वांटिटी चाहिए और कोई बेचने के लिए आया है 2000 क्वांटिटी, लेकिन मैच कहां पे हुआ? 1100। तो वो होता है वॉल्यूम। मतलब जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड होगी उतना वॉल्यूम में गिना जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। अब ये वॉल्यूम को एनालिसिस के लिए कैसे यूज करें? अब आपने ये भी चीज नोटिस की रहेगी कि ये वॉल्यूम अभी होता है। ये वॉल्यूम कहाँ पे दिखेगा आपको? चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। साथ ही एनएससी के वेबसाइट पर भी मिलता है। तो सबसे पहले एनएससी के वेबसाइट पे देखते हैं। चलिए कौन सा स्टॉक लेना है? जैसे मैंने आपको कहा एसबीआई, तो चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम देखते हैं वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे सिर्फ क्लिक किया, एसबीआई एंटर किया और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर मुझे यहाँ पे मिलता है उसका ट्रेडेड शेयर्स, मतलब वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2,06,79,604 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एग्जीक्यूट हुए हैं। तो ये होता है वॉल्यूम। मतलब 2 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स सिर्फ एक दिन में ट्रेड होते हैं, इसको कहा जाता है वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को एनालिसिस करके बेनिफिट कैसे लेना है ये हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। ओके, तो ये हमने देखा वॉल्यूम कहाँ पे चेक करना है। साथ ही अगर आप in.investing.com ये वेबसाइट यूज कर रहे हो और इसमें आपने किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो,
तो यहाँ पे भी चार्ट ओपन करने के बाद हमें मिलता है वॉल्यूम। जैसे अभी आप अगर टाटा स्टील देखिए आज कितने परसेंट से बढ़ा है, लगभग 8% से। टेक्निकल चार्ट, फुल स्क्रीन मोड और ये कैंडलस्टिक, देखिए ये ऐसे स्टॉक रहते फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। देखिए ये जो मैं आपको बोल रहा था, प्रीवियस लो इज सपोर्ट, तो ये सपोर्ट को उसने पकड़ा है, प्रीवियस लो इज सपोर्ट एंड प्रीवियस हाई इज रेजिस्टेंस। तो देखिए यहां तक भी मार्केट नहीं आया, उसके पहले यहीं पे ये मार्केट मूवमेंट कर रहा है। तो ये अप मूव है, ये डाउन मूव है। अगर अप मूव इसका हाई ब्रेक करती है तो ये स्टॉक फिर से अप ट्रेंड में चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको स्टॉक को देखना है। अब जैसे हम बात कर रहे थे वॉल्यूम की, राइट, तो देखिए यहाँ पे ये चार्ट के नीचे आपको जो ये ग्रीन और रेड कलर के कॉलम दिख रहे हैं, ये होता है वॉल्यूम। ये क्या होता है? ये होता है वॉल्यूम। जिस दिन आपको ये कैंडल बड़ी दिखी, इसका मतलब है उस दिन क्या है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। थोड़ी कम है, वॉल्यूम कम है। यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम कम है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा। देखिए इसको कंपेयर करने के लिए ना प्रीवियस डे के साथ करंट डेट को कंपेयर करना है, दैट्स इट। अगर आज को इसको कंपेयर करना है तो पिछले के साथ कंपेयर करिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि पिछले दिन का वॉल्यूम था 7.91 मिलियन और आज का वॉल्यूम है 9.68 मिलियन। मतलब यहाँ पे 7.9 था, यहाँ पे 9.68 है। मतलब आज का वॉल्यूम कल के वॉल्यूम से ज्यादा है। तो आज का वॉल्यूम कल के वॉल्यूम से ज्यादा है मतलब क्या? मतलब वहां पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, वहीं पे डिमांड एंड सप्लाई की पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है। जहां पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड या सप्लाई होगी। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस के साथ कि अगर इसका वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ, ये तो अभी आपको समझ में आ गया है कि आज का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है, विथ इंक्रीज प्राइस, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्राइस इंक्रीज विथ इंक्रीज वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड डिमांड। क्या है यहाँ पे दोस्तों? डिमांड। तो डिमांड का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि प्राइस इंक्रीज विथ इंक्रीज वॉल्यूम, तो उसको डिमांड कहा जाता है कि मार्केट में डिमांड है, प्राइस भी बढ़ रहा है और जो खरीदार या बिकवाली करने वाले लोग हैं वो भी बढ़ रहे हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग किस फेवर में है? बाइंग के फेवर में, यानी कि प्राइस बढ़ना चाहिए, तो डिमांड। तो वहां पे क्या है? वहां पे डिमांड है। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ पे कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है और साथ ही इसका जो नीचे ये ग्रीन कलर वाला वॉल्यूम है पिछले दिन के वॉल्यूम से थोड़ा अधिक है, तो प्राइस इंक्रीज विथ इंक्रीज वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड डिमांड। ये लिख लेना है। वैसे आप यहां पे नोट करिए कि यहाँ पे प्राइस में क्या हुई है? गिरावट, प्राइस डिक्रीज। सही है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या हुआ है? प्राइस डिक्रीज, प्राइस तो गिर रहा है और साथ में क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज। सॉरी, ये कैंडल पे बनाना है, उस कैंडल पे भी बना सकते हैं, इस कैंडल पे भी बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सप्लाई। चलिए सेंटेंस लिख लीजिए। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है आपको कि पहले लिखना है डिमांड, डिमांड इज इक्वल टू प्राइस इंक्रीज विथ इंक्रीज वॉल्यूम, और दूसरा लिखना है सप्लाई का।
प्राइस डिक्रीज विथ इंक्रीज वॉल्यूम। तो दोस्तों ये आपको नोट कर लेना है कि जहां पे प्राइस बढ़ने के साथ वॉल्यूम बढ़ता है वो होता है वो होती है डिमांड, और जहां पे प्राइस घटने के साथ वॉल्यूम बढ़ता है वो होता है सप्लाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल भी दिए कि कहाँ पे डिमांड है और कहाँ पे सप्लाई है, राइट। देखिए डिमांड, जहां पे मैंने डिमांड वर्ड डाला है कि प्राइस इंक्रीज विथ इंक्रीज वॉल्यूम, वही डिमांड आपको यहाँ पे भी दिखने को मिलेगी। देखिए इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है, राइट। देखिए जरा, प्राइस इंक्रीज, और उसका वॉल्यूम देखिए पिछले कैंडल से पिछले वॉल्यूम से अधिक है, तो प्राइस इंक्रीज विथ इंक्रीज वॉल्यूम, इसी को भी क्या बोलते हैं, डिमांड। तो अभी डिमांड एंड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो चुका है। यहाँ पे देखिए सप्लाई को आपको कंसिडर करना है, तो देखिए प्राइस डिक्रीज विथ इंक्रीज वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है लेकिन उसके साथ क्या हुआ है, तो उसके साथ हुआ है प्राइस डिक्रीज, और इससे बदलता है डिमांड और सप्लाई, किससे बदलता है कि वॉल्यूम के साथ प्राइस इंक्रीज हुआ है या प्राइस डिक्रीज हुआ है, और इसी को हमें एनालाइज करना है। ओके, तो प्राइस इंक्रीज के साथ वॉल्यूम बढ़ता है तो डिमांड, प्राइस डिक्रीज के साथ वॉल्यूम बढ़ता है तो सप्लाई। ओके, तो ये दो बार यहाँ पे सप्लाई भी मिला और ये दो बार यहाँ पे डिमांड भी मिली। तो कहाँ से प्राइस बढ़ना शुरू होता है, कहाँ से प्राइस घटना शुरू होता है, तो ये मतलब कहीं से अगर अपमूव शुरू हो रही है तो क्या उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये चीजें आपको चेक करनी है। तो ये चीजें चेक करने के लिए कैसे चेक करना है वो समझ में आ गया। डिमांड और सप्लाई कैसे एनालाइज करने हैं, सबसे पहले हमने पिछले सेशन में देखा कि ट्रेंड को कैसे एनालाइज करें, अब देखा कि डिमांड को कैसे एनालाइज करना है और सप्लाई को कैसे एनालाइज करना है। ओके, अब इस डिमांड और सप्लाई को आपको कनेक्ट करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, हमने पहले ट्रेंड देखे, उसमें अप ट्रेंड देखा, डाउन ट्रेंड देखा, साइडवेज देखा, उसके बाद हमने सपोर्ट देखा, रेजिस्टेंस देखा, और अभी देख रहे हैं हम लोग सप्लाई एंड डिमांड। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उनको कनेक्ट करना है डिमांड एंड सप्लाई के साथ। ओके, फॉर एग्जांपल अभी ये सब मैं रिमूव कर रहा हूं, ड्राइंग टूल्स, रिमूव ऑल ड्राइंग टूल्स। अब देखिए कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे एक प्रीवियस जो लो बना हुआ था ये था एक सपोर्ट, एग्री, सब लोग एग्री करेंगे इस बात से कि यहाँ पे क्या बना था, एक सपोर्ट, और वैसे ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो इसने ब्रेक किया और वापस उसी में आ गया, तो ये था रेजिस्टेंस। अब आगे चल के भी ये ऐसा ही रहा और एक नया सपोर्ट इसने बनाया। तो अब देखना ये है कि ये पहले क्या था, सपोर्ट, ये पहले क्या था, सपोर्ट, और ये रेजिस्टेंस, सही है, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अब इसमें जो सपोर्ट है
वो अगर ब्रेक करता है वॉल्यूम इंक्रीज के साथ, देखिए अब इसने भी सपोर्ट ब्रेक किया है, सब लोग एग्री करेंगे राइट, यस और नो? इसने भी सपोर्ट ब्रेक किया, लेकिन उस दिन का आप इसका वॉल्यूम देखिए, उस दिन का वॉल्यूम उसका जो है वो क्या हुआ है, उस दिन का इसका वॉल्यूम ही रिड्यूस हुआ है, घट चुका है। पिछले वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना होता है, मैंने आपको बताया कि प्रीवियस डेज के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करिए, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, मतलब इसका ब्रेकआउट नकली है। बड़ी सिंपल साधारण सी बात है। तो एक फॉल्स ब्रेकआउट से हम यहाँ पे बच सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पूरी की पूरी कैंडल ही नीचे चली गई, ये ब्रेकआउट्स तो है लेकिन इसको हम ले नहीं सकते, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में होता है, और उतना ही डिस्टेंस जब ब्रेकआउट्स होता है तो उस टाइम पे हमें मिलता है, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे नई पोजीशन शॉर्ट सेल की बनाना ये जरूरी नहीं है। और वही जो सपोर्ट का काम कर रहा था वो आगे चल के क्या बना, रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो गया निगेटिव ब्रेकआउट, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है विथ इंक्रीज वॉल्यूम, मतलब क्या, डिमांड, सॉरी सप्लाई, मतलब प्राइस डिक्रीज, या इसको भी बोल सकते हैं प्राइस डिक्रीज विथ इंक्रीज वॉल्यूम, price decrease with increased volume, it's called supply. तो सपोर्ट ब्रेक विथ डिमांड उसको बोलते हैं निगेटिव ब्रेकआउट। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सपोर्ट ब्रेक विथ सप्लाई कॉल negative breakout, and resistance break with demand is equal to positive breakout। तो ये आपको चीजें नोट करनी है कि सबसे पहली बात तो डिमांड और सप्लाई को आइडेंटिफाई करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद देखना है कि क्या सपोर्ट ब्रेक हो रहा है सप्लाई के साथ, तो निगेटिव ब्रेकआउट है, फिर आप शॉर्ट के पोजीशन ले सकते हो। और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है मतलब अपसाइड विद डिमांड, दैट इज पॉजिटिव ब्रेकआउट, तो ये भी अच्छा है, तो यहाँ पे बाइंग के पोजीशन ले सकते हैं। तो ये दो अलग अलग, इसमें दो अलग अलग प्रकार के पोजीशन लिए जाते हैं, आप कहीं पर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस या सभी ब्रेकआउट्स को। कोई स्टॉक आप दूसरा भी यहाँ पे ऐड करके देख सकते हो, कौन सा ट्रेंड चल रहा है इसमें, देखिए। तो अगर प्रीवियस हाइज रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना, देखिए इसके बाहर क्लोजिंग नहीं है, तो ये इसने भी अंदर ही रखा है यहाँ तक, लेकिन जैसे ही प्राइस, देखिए जैसे प्राइस इसके ऊपर, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग अच्छा खासा हुआ था, यहाँ पे ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक था, लेकिन इतना अच्छा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं इसमें। ये देखिए रेंज बाउंड, इसको बोलते हैं साइडवेज, लेकिन जैसे ही इसके बाहर निकलता है विथ इंक्रीज वॉल्यूम, तो तब से यहाँ पे क्या आ जाता है, एक मोमेंटम आ जाता है। देखिए पिछली बार नहीं दिया उसने, लेकिन अगली अगली बार जो उसने पॉजिटिव दिया, तो यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट, एक अच्छी खासी तेजी, जितना डिस्टेंस जो मैंने कहा था आपको कि जितना डिस्टेंस ये इसके हाई और लो में होता है, उतना तो कम से कम मार्केट ऊपर देता ही देता है, उतना कम से कम मार्केट ऊपर देता ही देता है। आप निफ्टी को उठा करके देख लो, निफ्टी आपको बताएगा। देखिए निफ्टी कई सारे दिनों तक रेंज बाउंड था,
निफ्टी जो हम जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, इंडाइसेस, तो इसको आप देखो तो एक सेकेंड, ये टूल्स चेंज कर लेते हैं हम, 6 का नहीं चाहिए, 4 का लेते हैं। तो अब आप देखिए कि निफ्टी जो है कई सारे दिनों तक ये रेंज बाउंड चल रहा था। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और जैसे ही यहाँ पे उसको मौका मिला कि जैसे हम बोलते हैं ना क्रिकेट में, बल्ला खोलने का मौका मिला उसको, राइट, कि एक पॉजिटिव ब्रेकआउट, उसने अच्छा खासा पॉजिटिव ब्रेकआउट यहाँ पे दिया कि प्राइस इंक्रीज। देखिए क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं। पहला कि जो हमने मार्क किया है रेजिस्टेंस, राइट, ये क्या है ऊपर का, इसको भी लिख लेते हैं। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस, और ये है सपोर्ट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने मार्क किया, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, बड़े अच्छे से ब्रेक किया, राइट। और ब्रेक करते वक्त देखिए, रेजिस्टेंस ब्रेक विथ डिमांड, डिमांड का मतलब क्या है, प्राइस इंक्रीज विथ इंक्रीज वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे क्या था, डिमांड, डिमांड का मतलब ही क्या है, प्राइस इंक्रीज विथ इंक्रीज वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड डिमांड। तो डिमांड के साथ इसने ब्रेक किया, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ब्रेकआउट। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ब्रेकआउट। तो इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद अच्छी खासी रैली यहाँ पे इस निफ्टी 50 की हमें देखने को मिली, 18,500 तक की, 18,000, ये देखिए इसका हाई देखिए, नोट करिए आप, 18,604। तो यहाँ तक की रैली इसने सिर्फ एक ब्रेकआउट्स के बाद दी है। छोटे छोटे ब्रेकआउट्स भी दोस्तों इसमें होते हैं, छोटे छोटे ब्रेकआउट्स की छोटी छोटी रेंज पकड़ के कभी कभी प्राइस एक्शन रुक जाता है, और उसके बाद उसको फिर से नई तेज यहाँ पे चाहिए होती है, शुरुआत चाहिए होती है। तो यहाँ पे छोटे छोटे इसमें ब्रेकआउट्स मिलना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन आपको ये एनालाइज करना है कि हाँ, यहाँ पे सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया विद डिमांड, इसका मतलब क्या है कि प्राइस इंक्रीज विद इंक्रीज वॉल्यूम, सही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ब्रेकआउट के वक्त आप बाइंग के पोजीशंस ले सकते हो। देखिए पीछे जाएंगे तो भी हमें वही मिलेगा कि अगर आप इसको इस तरह से देखें तो भी आपको ये भी मिलेगा कि हाँ, यहाँ पे एक रेंज बाउंड तो यहाँ पे बन रहा था कि बहुत सारे हाइज, बहुत सारे लोज इसमें फंसे हुए थे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे उनको मतलब इस चार्ट में मिला कि प्राइस इंक्रीज विथ इंक्रीज वॉल्यूम, और ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, प्रीवियस हाई इज रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस, या यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ये 2-3 रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला ये कैंडल है। देखिए यहाँ पे भी ब्रेक कर सकते थे, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट मिला है। तो इसके बाद तो जो प्राइस एक्शन है वो बोलता है हमें कि यहाँ से आगे आप खरीद लो, यहाँ से आप बाय करना शुरू कर दो। तो ये ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है वो तो होगा, और ये हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये आगे नहीं होगा, ये आगे चल के भी बहुत बार होने वाला है। निगेटिव ब्रेकआउट्स मिलने वाले हैं, पॉजिटिव ब्रेकआउट्स मिले, मार्केट में बनेंगे, मौके बहुत बार बनते हैं, सिर्फ हमें नजर गड़ाए रखनी है। तो ये चीजें कभी भी नहीं भूलनी है। तो इसके लिए आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये चीजें आपकी नजर से बचनी नहीं चाहिए, ये चीजें आपकी नजर में आनी चाहिए कि हाँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। डिमांड है क्या, डिमांड है, अच्छी खासी डिमांड है।
सप्लाई है, हाँ अच्छी खासी सप्लाई है। तो ये चीजें आपको ऑब्जर्व करना अभी से शुरू कर देना है। कहीं पे जो ब्रेकआउट्स आ सकते हैं, जो डिमांड आ सकती है, सप्लाई आ सकता है, उसको थोड़ा ध्यान देना है कि अरे इसमें आ सकता है, तो वो अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है। तो नजर गड़ाए रखनी है कौन से स्टॉक में हम काम करने वाले। ओके, तो ये जो डिमांड और सप्लाई, इसको हमने सीखा, राइट। और सबको तो पता है अभी कि सप्लाई अगर घटती है, राइट, सप्लाई अगर घटती है तो डिमांड बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पर भी डिमांड का सिद्धांत हमें यूज करना है। देखिए डिमांड होती है तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड नहीं है, सप्लाई है तो प्राइस घटेगा। तो ये चीजें आपको समझनी है चार्ट के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर। देखिए प्राइस एक्शन ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं होता, ये एक लॉजिक है। आप इसमें ट्रेंड एनालिसिस करते हो, ये भी एक प्राइस एक्शन है। आपको प्राइस की मूवमेंट पता चलती है, आपको पता चलता है कि प्राइस कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी प्राइस एक्शन का पार्ट है। और प्राइस एक्शन में कहां से ट्रेंड आपका रिवर्स हो रहा है, कहां पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, ये भी प्राइस एक्शन का ही हिस्सा है दोस्तों। तो इसको हमें समझना है, सीखना है। ओके, तो ये हमने देखा वॉल्यूम एनालिसिस, साथ ही साथ ब्रेकआउट्स भी हमने अभी देखा। देखिए ब्रेकआउट्स में आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, राइट, कि प्राइस इंक्रीज विथ इंक्रीज वॉल्यूम। तो ये भी एक पॉजिटिव ब्रेकआउट्स है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप यहाँ पे भी पॉजिटिव ब्रेकआउट देख सकते हैं, मैरिको में हुआ था, इन्फोसिस में हुआ था, अभी हमने किसी स्टॉक में देखा, राइट। तो ये चीजें, ये ब्रेकआउट्स हमें नोट करने हैं कि कैसे कैसे ब्रेकआउट्स होता है। इसको जब हम सीखेंगे एक बार, तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट्स हुआ, ब्रेकआउट्स के बाद अच्छी खासी रैली मिलती है, इसलिए ऐसे स्टॉक ढूंढे जहां पे एक बॉक्स पैटर्न टाइप बना है, बॉक्स बना है, डब्बा खुलेगा तो डब्बे का ढक्कन तो ऊपर जाएगा, राइट, तो मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। तो आपको इस चीज के ऊपर नजर गड़ाए रखनी कि कहीं पे डब्बा बन रहा है क्या, प्राइस में, प्राइस एक्शन में कहीं पे डब्बा बन रहा है क्या, डब्बा डब्बा खुल गया तो प्राइस बाहर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। निगेटिव ब्रेकआउट, डब्बा नीचे से फट गया, राइट, तो प्राइस नीचे आ जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और नीचे आते हो बड़ी जल्दी से आती है, ऊपर जाते हो थोड़ी देर से जाती है, तो ये भी चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ब्रेकआउट्स को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें अच्छे से अच्छे ट्रेड आपको यहाँ पे मिलते हैं। आगे चल के इस डिमांड और सप्लाई को हम चार्ट पैटर्न के जरिए फिर से कनेक्ट करने वाले हैं। डिमांड और सप्लाई पे के ऊपर ज्यादा आपको फोकस करना है। चाहे तो ये सेशन 4 बार रिपीट करिए, लेकिन वो पॉइंट आपको क्लिक होना चाहिए। ओके, तो ये ब्रेकआउट्स का टॉपिक हमने देखा, साथ ही साथ अलग अलग पीरियड, अलग अलग टाइम फ्रेम, अलग अलग ट्रेड के लिए होता है। तो उसी के बेस, जैसे ट्रेंड एनालिसिस करेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम पे, उसी टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट्स भी मिलेंगे, उसी टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, डिमांड मिलेगी, सप्लाई मिलेगा, ये भी चीजें मिलने वाली है। ओके, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पे आप स्टडी कर सकते हो। अब एक पॉइंट जो मैं आपको बेसिक में उसका बताने वाला हूं आपको, कि कोई भी स्टॉक हो, ओके, वो वन फ्लो में अपसाइड मूवमेंट या वन डायरेक्शन में डाउन साइड मूवमेंट नहीं करता है। इसके अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं, और डिमांड और सप्लाई के तो अलग अलग 4 प्रकार के पैटर्न हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ चार्ट पे। उस प्रकार का पैटर्न आपको जरूर देखने को मिलेगा कि प्राइस वन डायरेक्शन, वन गो में नहीं जाता है। ओके, तो डिमांड एंड सप्लाई जोन को आपको थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सीखना समझना है इसके बारे में। ओके, देखिए डिमांड एंड सप्लाई 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला, ये देखिए प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के बाद प्राइस थोड़ा सा आराम करता है, मतलब थोड़ा रुकता है, और उसके बाद या तो इंक्रीज होगा, वैसे ही देखिए प्राइस बढ़ रहा है, 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 थोड़ा आराम किया प्राइस ने, और उसके बाद प्राइस गिर सकता है। वैसे ही प्राइस गिर रहा है, उसने ये थोड़ा स्टेबल एंड ड्रॉप, वैसे ही प्राइस ड्रॉप, थोड़ा बेस्ट एंड थोड़ा अपसाइड। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, ये एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों ये होता है अपसाइड मूवमेंट, मतलब इसको हम बोलते हैं रैली। अब ट्रेंड में जैसे बनती है रैली, रैली बनती है, रैली बनने के बाद मार्केट को थोड़ा ठहरना पड़ता है,
उसको बोलते हैं बेस। उसको क्या बोलते हैं? बेस। कि मार्केट वन वन गो में जा नहीं सकता, तो रैली बनाने के बाद थोड़ा बेस लेगा, थोड़ा ठहरेगा, थोड़ा रुकेगा, थोड़ा सस्टेन करेगा। हम बोलते हैं ना अलग अलग लेवल्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के अलग अलग लेवल्स, भाई वहां पे वो सस्टेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां से ऊपर चढ़े। अगर सस्टेन नहीं कर पाएगा तो नीचे चला जाएगा, राइट। तो रैली के बाद बेस बनाना जरूरी है। जैसे वॉर, राइट, क्या होता है वॉर, राइट, युद्ध चल रहा है, और उसमें आपने देखा रहेगा कि मान के चलिए इंडिया और चाइना या पाकिस्तान में युद्ध चल रहा, तो अगर कोई बेस है, इंडिया की कोई चोटी पे कहीं पे बेस है, और वहां पे किसी ने अटैक कर दिया, तो इंडिया क्या करेगा, धीरे 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 आगे बढ़ेगा और एक एक बेस कब्जे में लेगा, वहां पे थोड़ा रुकेगा, फिर अगली अगली चढ़ाई करेगा। मतलब क्या होता है कि वन गो में सब चीजें नहीं होती है, तो क्या करना पड़ता है, थोड़ी रैली, मतलब थोड़ा वहां वहां तक करेगा, थोड़ा प्राइस बढ़ेगा, उसके बाद कहीं पे उसको सस्टेन करना जरूरी है। अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो तुरंत फॉल डाउनफॉल आ जाता है, इसलिए सस्टेन करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए बनाता है बेस। और उसके बाद फिर से अगर प्राइस इस बेस के बाहर अपसाइड मूवमेंट करता है तो उसको बोलते हैं रैली। वैसे ही ऐसे दूसरी जो पॉसिबिलिटी है यह है रैली, यहां पे बनाया बेस, एंड अगेन यहाँ पे रैली नहीं है, यहाँ पे है ड्रॉप, सस्टेन नहीं कर पाया तो फंसेगा और गिरेगा। तो देखिए अलग अलग जो पैटर्न्स है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, इनको आपको समझना है। किसी भी चार्ट पैटर्न में आप इसको देख लो, किसी भी प्राइस एक्शन में, किसी भी स्टॉक की प्राइस में, आपको प्राइस मूवमेंट में, चार्ट में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए ड्रॉप, फिर यहाँ पे बनाया बेस, एंड अगेन ड्रॉप, यहाँ पे है ड्रॉप, यहाँ पे बनाया बेस, एंड यहाँ पे बनाई रैली। तो ऐसे अलग अलग 4 प्रकार के डिमांड एंड सप्लाई जोन होते हैं, रैली बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, एंड ड्रॉप बेस रैली। तो ये 4 चीजों को आपको ध्यान से समझना है। ओके, इसका एक चार्ट पे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, चलिए। ये देखिए, सारे टूल्स में रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, ये बन गई रैली, ये बन गई रैली। उसके बाद ये बना बेस, और उसके बाद फिर से रैली। हो सकता है छोटी छोटी हो, रैली बेस एंड अगेन रैली, रैली अगेन बेस। छोटा छोटा बेस हो सकता है, बड़ा बेस हो सकता है, लेकिन ये करते हुए स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। तो इन चीजों को आपको समझना है, ठीक है। देखिए कैसे रैली के बाद बेस, बेस के बाद रैली, रैली बेस रैली, रैली बेस रैली। तो ये चीजें आपको किसी भी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। देखिए रैली बेस रैली, देखिए रैली बेस ड्रॉप। तो ये चीजें आपको किसी भी चार्ट में देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर भी थोड़ा आपको काम करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, कि आपको देखने के बाद समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे रैली बन रही है, कहाँ पे बेस बन रहा है। ये तो साइडवेज है, रैली हो गई, बेस बन चुका, फिर से रैली हो गई, राइट। तो रैली बेस रैली। और अगर कहीं पे आपको ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही है तो ज्यादा इसमें मुश्किल में पड़ना नहीं है कि क्या अभी, क्योंकि हर बार उसमें रैली अलग अलग प्रकार की रहेगी ना, या ड्रॉप अलग अलग प्रकार का, वन गो में नहीं रहेगा, मैंने आपको पहले भी बोला, ठीक है। तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव ब्रेकआउट्स भी हमने, नेगेटिव ब्रेकआउट, पॉजिटिव ब्रेकआउट भी हमने सीखे, राइट। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में यहीं पर रुकने वाले हैं। नेक्स्ट हम टेक्निकल एनालिसिस का 5th सेशन अगले सेशन में देखेंगे। आज के टॉपिक रिलेटेड